नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढडवाल। आज विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपातकाल के 50 वर्ष। आपातकाल आज 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को आज पूरे 50 वर्ष पूरे हुए हैं। आपातकाल क्यों लगाया गया, उस दौर में क्या गुजरा, क्या जरूरी था आपातकाल लगना, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड रमेश चौहान जी। रमेश चौहान जी, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको काफ़ी उपयोगी लगेगा। जी सर, आज हम बात करने जा रहे हैं आपातकाल के पूरे 50 वर्ष। सबसे पहले मैं आपातकाल के 50 वर्ष पे चर्चा करने से पहले मैं आम जनता को अगर हम बताना चाहें कि आपातकाल क्या है। हाँ, देखिए, आपातकाल वैसे तो आम भाषा में हम यूज़ करते हैं इस शब्द को। ये जो स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी कोई वैन चलती है तो बोलते हैं इमरजेंसी वैन जा रही है। तो नई शब्दावली तो ये नहीं है आम जन के लिए, लेकिन जिस संदर्भ में आप इस बात को समझने का कह रहे हैं मेरे को समझाने के लिए, तो वो आपातकाल एक हमारी जो राज्य व्यवस्था है जिसमें सरकार जो है एक कानून के राज के अंतर्गत अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करती है, तो उसमें संविधान में हर चीज़ के लिए एक प्रावधान उपलब्ध है। वैसे ही आपातकाल जैसी परिस्थितियां आ जाएं, अब आपातकाल है क्या है, ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। आपातकाल वो परिस्थिति है जब एक विशेष किस्म की चुनौतियां आपके सामने जो है उत्पन्न हो जाती है, और उन विशेष किस्म की चुनौतियों से निपटने के लिए आपके पास जो है क्षमता आनी चाहिए कानूनों के द्वारा और प्रशासनिक प्रबंधनों के द्वारा, जिससे आप उन असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम हो। तो ये एक किस्म से आप आपातकाल के बारे में इस तरह से समझ सकते हैं। जी। और सर, अगर मैं आपातकाल के पीछे अगर मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, अगर मैं उनके सामने क्या कारण रहे और ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही कि आपातकाल लगाने की ज़रूरत पड़ी? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये तो हम सभी जानते हैं कि भी हमारे देश में आज़ादी के पश्चात एक यही ऐसा दौर था 21 मास का, जिसकी आए दिन ना भर्त्सना ही नहीं होती, बल्कि उसको किसी ने भी अब ये नहीं कहा कि ये न्याय संगत था या सही कदम था, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश अपनी चुनी हुई सरकार से ये उम्मीद कभी नहीं करता है कि वो लोगों के हक हकूक़, जिसको हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में भाग 3 में जो है संविधान में वर्णित किया गया है, जिसके अंतर्गत लोगों की स्वतंत्रताओं, सुरक्षा और बहुत सारी उनके अधिकारों की बात हुई है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है उसकी थोड़ी सी एक पृष्ठभूमि है कि थोड़ा सा अगर मैं इसको आपके प्रश्न को उत्तर देने से पहले इसको और थोड़ा सा अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात जो एक यात्रा शुरू हुई हमारी लोकतंत्रीय, तो उस यात्रा को हमें देखना पड़ेगा एक परिप्रेक्ष्य में। एक तो वो यात्रा थी जिसको हमने नेहरूवाद के नाम से देखा है। तो नेहरूवाद की जो यात्रा थी वो लोकतंत्र का एक सबकी सर्वसम्मति वाली एक यात्रा थी, जिसमें विपक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके पास संख्या ही नहीं थी संसद में। तो संसद में एक किस्म से विपक्ष जो है, जिसको हम प्रतिपक्ष भी कहते हैं, वो नामात्र का ही था। तो ऐसा कहा जाता है कि नेहरू ने लोकतंत्र की जड़ों को थोड़ा और गहरा करने के लिए कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसा समूह था जो नेहरू को जो है अंदर से ही आलोचना और उनको चुनौतियां देता रहता था। तो जिसको कहा गया इंटरनल चैलेंजेस टू द पार्टी डेमोक्रेसी। तो ये तो रहा नेहरू हीरा। अब नेहरू हीरा के बाद जो है कुछ समय जो है देश की जो बागडोर थी वो नेतृत्व में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के आई। ये हम सभी जानते हैं और इस बात से सभी परिचित है कि भाई ये दौर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको कांग्रेस के दौर के नाम से जाना जाता था, कि भाई कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीतिक दल था, स्वतंत्रता संग्राम का एक किस्म से
जब आंदोलन चला था तो वो तो एक आंदोलन के तौर पे था। उसके पश्चात स्वतंत्रता भी जब समाप्त हुई तो कांग्रेस ने अपनी उस लिगेसी को कैरी किया और चुनाव में जो है उसी नाम से आगे चलती रही। हालांकि इसके ऊपर कई तरह के वाद विवाद है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में ये कहते हुए, जब हम ये जनरेशनल शिफ्ट होता है, नेतृत्व का पीढ़ी का परिवर्तन जब होता है पोस्ट नेहरूवियन पीरियड, तो उस पीरियड में जो है नेहरू की जो पुत्री है लेट श्रीमती इंदिरा गांधी, वो कांग्रेस में नेतृत्व में जो है अग्रणी अपने आप को जब भूमिका में पाती है, तो उनके नेतृत्व की जो है उस वक्त कांग्रेस के अंदर सर्व सहमति नहीं थी। बिल्कुल। एक तो वो उनसे वरिष्ठ बहुत सारे लोग थे, मोरारजी देसाई थे, जगजीवन राम थे, और बहुत सारे लोग थे जो कांग्रेस में वरिष्ठ लोगों में गिने जाते हैं। उनको कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, तो उनको यहाँ तक भी कहा गया कि ये एक गूंगी गुड़िया है आलोचकों के द्वारा। लेकिन 67 का चुनाव हुआ और एक ऐसे जनादेश मिला, कांग्रेस की संख्या कम हो गई लोकसभा में, हालांकि बहुमत मिला लेकिन संख्या कम हो गई। बिल्कुल। अब उसके बाद कांग्रेस में जो है जैसे ही नेतृत्व इंदिरा गांधी का आया, तो इंदिरा गांधी ने 69 में जो कांग्रेस दो फाड़ हो गई, एक कांग्रेस आर के नाम से आ गई, एक कांग्रेस इंदिरा से हो गई। तो ये परिस्थितियां चलती रही। लेकिन 1971 तक पहुंचते पहुंचते हम, जहां मैं जिस पॉइंट पे आपको लाना चाहूँगा, जब चुनाव होता 1971 का लोकसभा चुनाव, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम घट चुका था। इंदिरा गांधी जो है वो बांग्लादेश का जो वहाँ का आंतरिक जो एक गृह युद्ध चला हुआ था, म्यूटिनी जिसको आप कह सकते हैं, उसके अंतर्गत जिस तरह की वहाँ की स्थिरता आई और वहाँ से माइग्रेशन, करोड़ों रुपये लोग भारत आए, भारतवर्ष की अपनी परिस्थितियों और चुनौतियों के लिए एक मुश्किल हो गई थी। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उस वक्त जो है, अब आप कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश को अलग किया है, ये हम क्लेम करते हैं, तो एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो वहाँ से जो है इंदिरा गांधी एक सशक्त नेतृत्व के तौर पर उभरी। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जी, अगर मैं बात करूं, क्या राजनीतिक अस्थिरता इसका मुख्य कारण रहा आपातकाल का? हाँ, मैं बात करूं, मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि 1971 का जब चुनाव होता है तो रायबरेली एक संसदीय लोक सभा का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, जहाँ से मिसेस गांधी चुनाव लड़ती रही है। तो उस चुनाव में जो है लोहिया जी की पार्टी से एक वरिष्ठ नेता रहे, उनके बड़े सक्रिय थे, राजनारायण जी। उन्होंने चुनाव इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ा, एसएसपी पार्टी के नाम से, सोशलिस्ट दल था उनके। तो चुनाव में जिस प्रकार का जो कुछ घटनाक्रम घटा और वो चुनाव में हार गए, अल्टीमेटली जो चुनाव हार गए, और कांग्रेस को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लगभग 352 सीटें मिली थी लोकसभा में, बहुमत का आंकड़ा बढ़ गया और इंदिरा गांधी तो मजबूत होगी, लेकिन उनके चुनाव को जो है चुनौती मिल गई। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस चुनाव में चुनौती मिली, तो राजनारायण ने आरोप ये लगाए कि इंदिरा गांधी, लेट इंदिरा गांधी ने जो है अपने पद और अपनी जो संसाधन है, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते, जो आपका जो एक मैंडेट है, इलेक्टोरल मैंडेट, जिसको पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसका उल्लंघन किया। और यही जो उनकी चुनौती थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो जो है जस्टिस सिन्हा, अल्टीमेटली उन्होंने उसका निवारण किया और इंदिरा गांधी को जो है अनसीटेड किया गया। 75 की बात है, 12 जून 1975 में, और वहाँ से अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। अब उनको सिर्फ अनसीटेड ही नहीं किया, बल्कि उनको चुनाव लड़ने से 6 साल के लिए जो है रोक लग गई थी उन पे। सर, हमने बात की कोर्ट के फैसले की, क्या कोर्ट का फैसला अगर हम बात करें तो आपातकाल का त्वरित रूप या ट्रिगर माना जाए उसको? हाँ, जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, अब उसमें तो एक स्पष्ट आदेश था न्यायालय का कि वो अपदस्थ हो जाती थी, ना तो वो लोकसभा की सदस्य रह पाती, और जब वो लोकसभा की सदस्य नहीं रह पाती तो वो प्रधानमंत्री पद भी अपना खो जाती। तो ये असामान्य स्थिति तो उनके लिए उत्पन्न हो गई थी। बिल्कुल। अब उनके और उनके पार्टी के लिए ये असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ नहीं रुके, उन्होंने उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय, जैसे कि आप जानते हैं, समर और विंटर वेकेशन चलता है उनका, रिसेस जिसको कहते हैं,
तो वो वेकेशन बेंच ने जो है एक टेम्परेरी रिलीफ दे दिया है, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो है उन्होंने स्थगन कर दिया का वो कर दिया है, ऑर्डर जी। पारित कर दिया। परंतु उसी बीच वो एक काली, अब जिसको अध्याय कहेंगे या काला एक दिन वो का, आ बिल्कुल। जाता है कि 25 और 26 जून की मध्य रात्रि देश में जो है आपातकाल की घोषणा हो जाती है। और जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है उसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, बिल्कुल। उसके ऊपर आप शायद और कुछ जी, बिल्कुल। चर्चा आगे बढ़ाएं तो सर, अगर बात मैं करेंगे। बात करूं जैसे आपातकाल की स्थिति के दौरान जब लोकतंत्र की मैं बात करूं तो कौन कौन से ऐसी संस्थाएं हैं या कौन से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, लोगों पे जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरह से, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, एक मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में ये बता दूं कि लोकतंत्र की बखूबी ये है कि यहाँ शक्तियों के संतुलन की प्रावधान रहता है, जो कि शायद अमेरिका के संविधान से हमने ज़्यादा उसको प्रभावित होकर लिया अपने संविधान में, कि कैसे आप जो है शक्तियों में संतुलन बना के रखें, जी। वो चाहे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है या विधायिका है। अब यहाँ क्या हो जाता है कि जैसे ही इमरजेंसी की, आपातकाल की घोषणा हो जाती है, उसके तुरंत बाद जो है जुलाई के महीने में अभी संसद का सत्र चल रहा है, जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय से इंदिरा गांधी को जो है एक इंटीरियम, जिसको आप कह सकते हैं, रिलीफ मिलता है, लेकिन उनके ऊपर एक शर्त लगाई जाती है कि ना तो आप संसद में जो है वोट कर सकते हैं और ना ही आप संसद की चर्चा में भाग ले सकते हैं, सिर्फ आप अंदर बैठेंगे चुपके से वहाँ। तो उन्होंने उस पीरियड को, जो उनको 20 कुछ समय मिल गया, जो अगले हियरिंग होनी थी, जो सुनवाई होनी थी केस की, तो उन्होंने आनन फानन में जो है संसद में उनके पास बहुमत था, तो उन्होंने 38 जिसको आप कहते हैं अमेंडमेंट बिल ला दिया। अब उस अमेंडमेंट बिल से क्या कर दिया कि आपने आपातकाल को जो है संसद के द्वारा उसको वैध घोषित कर दिया। बिल्कुल। इसको 38वां संवैधानिक संशोधन बताया गया है और उसको जो है एक लीगलाइज्ड फ्रेमवर्क दे दिया है। और फिर साथ में दूसरा एक संवैधानिक संशोधन ला दिया, 39वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें ये कहा गया कि आपातकाल संबंधी कोई भी विधेयक और आदेश न्यायालय की पुनर्निरीक्षा में नहीं लिया जा सकता है। अब मेरी बात समझे, तो जैसे आपने प्रश्न जो है उठाया था कि इसमें प्रभावित क्या क्या हुए, सबसे ज़्यादा प्रभावित ये हुआ कि हमारे अधिकारों के जो संरक्षण है वो न्यायालय के पास है। न्यायालय की शक्तियों को चुनौती दी गई या उनको कम आंकने का एक विधायिका के द्वारा प्रयास किया। तो इसको आप कहते हैं दूसरे शब्दों में एनक्रोचमेंट किया गया किसी के अधिकार क्षेत्र में। तो पुनर्निरीक्षण का जब अधिकार ने सुप्रीम कोर्ट का कम हो गया, तो उसके बाद तो फिर इमरजेंसी तो वैलिड हो गई क्योंकि कानून है। बिल्कुल। अब ये परिस्थितियां जब चली तो हम देखते हैं कि भाई प्रेस की फ्रीडम, प्रेस और मीडिया की उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्टेलमेंट, बल्कि आपके मीडिया के बहुत सारे लोग तो जेल में गए, उन्होंने यातनाएं भुगती। और दूसरे राजनीतिक दलों के तो बहुत सारे लोग जो है, अगर मैं आपको संख्या बताऊं तो इमरजेंसी के टाइम जो एग्जैक्ट नंबर बताया जाता है वो 1,10,000 के करीब लोग जो है जेल में बंद थे। और तीसरा है कि नागरिकों के जो है अधिकारों को जो है उनसे किस्म से उसमें इंटरफेयर करना या एनक्रोचमेंट करना, उनको उसके ऊपर रोक लगा देना। बिल्कुल। सर, विपक्ष के नेताओं की बात करूं और कार्यकर्ताओं के साथ कैसा उस समय जो व्यवहार किया गया वो कैसा था? देखिए, हम तो इसको एक किस्म से आप मान के चलिए कि मैं जिस वक्त देश में आपातकाल हुआ तो हार्डली मुश्किल से 10 वर्ष का एक छोटा सा बालक था उभरता हुआ। तो हम नारों के अगर उस मेमोरी लाइन में चले, यादों के उस पलों को अगर जाएं, तो एक बहुत बड़ी, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो याद आता है कि इमरजेंसी के जो 3 महत्वपूर्ण जो नायक, या उसको दूसरे लोग तो आलोचक उसको क्या शब्द कहेंगे, खलनायक भी कह सकते हैं उसको, अपनी उनकी उसमें हम नहीं जाते हैं। तो 3 नाम बहुत उजागर होते थे, संजय, शुक्ला, बंसीलाल। ये नाम ऐसा आता था, हम बचपन में छोटे होते थे, संजय, शुक्ला, बंसीलाल। तो संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे, विद्याचरण शुक्ला कैबिनेट मिनिस्टर थे वेरी क्लोज, एंड बंसीलाल ऑल्सो वॉज वेरी क्लोज। तो ये 3 नाम थे। तो संजय, शुक्ला, बंसीलाल, इंदिरा के 3 दलाल, इस तरह से ये बड़ा पॉपुलर हुआ और मेरे को बचपन से ये अभी भी तो याद है। तो जहाँ तक विपक्ष के लोगों की आप बात कर रहे हैं, नेताओं की या पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग थे, हमारे हिमाचल से भी अगर आप शांता कुमार जी की कभी जीवनी पढ़ेंगे तो उन्होंने नाहन जेल में बहुत कुछ अपने इसके ही अनुभवों के जिक्र और उसके बारे में पढ़ा है, चर्चा हमने सुना है और देखा भी है उनके इंटरव्यूज़ वगैरह में। ऐसे बहुत सारे लोग जो है राइट फ्रॉम
जयप्रकाश नारायण जिन्होंने जो है आंदोलन चला रखा था उस वक्त इंदिरा गांधी की बहुत सारी नीतियों के खिलाफ, जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो बिहार बहुत बड़ा आंदोलित था, जिसको आप कहते हैं कि भी जेपी मूवमेंट के नाम से पूरे इंडिया में मशहूर हुआ है। तो यूनिवर्सिटीज़ में युवाओं में बड़ा आक्रोश रहा और जयप्रकाश के बारे में ये कहा गया कि गांधी के बाद, क्योंकि गांधी तो स्वतंत्रता के लगभग एक आधी साल तक ही रहे जीवित, लेकिन गांधी के बाद अगर दूसरा कोई ऐसा नेता जन नायक के तौर पर उभरा तो वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण का नाम लिया जाता है। मैं आम नागरिक की बात करूं तो आम नागरिक के अधिकारों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा मैं उसको भी संक्षिप्त से आपने जानना चाहूँगी आपसे। हाँ, देखिए, आम नागरिकों को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बंद हो गई। आप सरकार के किसी भी निर्णय, किसी भी नीतियों, किसी भी कार्यक्रम की जो है आलोचना नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप जो है अपनी राय जाहिर नहीं कर सकते खिलाफत में। तो वो लोकतंत्र में एक किस्म से एक कुठाराघात था वो, कि आप अपने जो सोच है, आपके जो अनुभव है, आपको जो आप देख रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में, जी रहे हैं उन चीज़ों को, परिस्थितियों को, लेकिन आप बोल नहीं सकते उसके खिलाफ। ये वैसे ही बात आ गई, एक जैसे अधिनायकवाद वाला दौर था एक, जिसको आप कहते हैं अथॉरिटेरियनिज्म। तो अधिनायकवादी जो व्यवस्था होती है उसमें क्या हो जाता है कि लोकतंत्र में ये खतरा एक बना रहता है कि अगर आप किसी नेता और किसी दल को इतनी अधिक ताकत दे देते हो तो उस ताकत का एक्चुअली कई बार ये भय बना रहता है कि उसके दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहती है। तो जो एक शब्दावली भी यूज़ की जाती है कि भाई सत्ता तो भ्रष्ट करती है, लेकिन अति सत्ता जो है अति भ्रष्ट करती है। पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इंदिरा गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा कि उनको जनादेश बहुत बड़ा मिला और लोग उनको कहने लगे ये तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। वो जो आपने प्रश्न किया था कि भाई इंदिरा गांधी पे संकट आया और इंदिरा गांधी ने उस संकट को जो है देश पे संकट के तौर पर इंटरप्रेट किया उसको, जो कि सही मायने में उसकी समीक्षा होनी आवश्यक थी। बिल्कुल सर, नसबंदी अभियान, जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां भी अपनाई गई उस समय, तो थोड़ा सा मैं इस पर भी जानना चाहूँगी कि ये क्यों ज़रूरी था, इनका क्या प्रभाव आम जनता पर भी पड़ा। अब देखिए, ये ठीक है, एक सरकार के एक अपने कार्यक्रम के का हिस्सा होगा कि क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा आबादी वाला मुल्क, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बहुत गरीबी, बहुत पिछड़ापन, साक्षरता, सारी चीज़ें मतलब विद्यमान थी समाज में। और उनमें से एक कारण इसके लिए ये माना गया कि भी हमारे जो आबादी है वो हमारी जितनी हमारे संसाधन है उससे कहीं बहुत ज़्यादा बिल्कुल है, और वो जिस तेज़ी से बढ़ भी रही है रफ्तार से, उस आबादी पे कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाना आवश्यक है। अब ये तो ठीक है कि भी आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने के अपने नीति बनाएं, लेकिन तरीका आपका क्या है। बिल्कुल। और वो जो तरीका आपने अपनाया, जिसके लिए सबसे ज़्यादा संजय गांधी को ही जो है इसके लिए काफ़ी आलोचना का तौर पर देखा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को और जो भी सरकार के इवन अर्ध सरकारी क्षेत्र के जो कर्मचारी थे उनको पकड़ पकड़ कर एक भय और एक डर का वातावरण बना दिया गया, माहौल बना दिया गया, और कई लोगों की डेथ हुई है इसमें। बिल्कुल। इन रीज़न से मैं नहीं कहता हूँ कि भाई नसबंदी के कारण डेथ हुई है, लेकिन नसबंदी के भय के कारण, क्योंकि उनको उसके बारे में, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं के बारे में पहले जागरूक या शिक्षित नहीं किया गया। तो मैं कहूँगा कि तरीका गलत था। जी सर, जो ये आम जनता की अगर मैं बात करूँ, आम जनता ने जिन्होंने इनका विरोध किया तो वो कितना उनके लिए, क्या उनको किस दौर से उस समय गुजरना पड़ा, और जो चुपचाप बैठे रहे उनके लिए क्या प्रभाव पड़ा कि आम जनता, जैसे आपने बात की कि भय की स्थिति पैदा हो गई कि किसी तरह की ऐसी, अगर किसी भी देश में आपातकाल की स्थिति पैदा होती है तो भय जो है आम जनता में पैदा हो जाता है। तो उस भय को, उस आम जनता पे जो उस टाइम इम्पैक्ट पड़ा, वो मैं थोड़ा आपका विस्तार से जानना चाहूँगी। देखिए, आम जनता की मानसिकता जो है असामान्य परिस्थितियों में किस तरह की होती है, इसका एक उदाहरण तो आप यहीं से ले सकते हैं कि आज से 5 साल पहले जब अचानक पूरे देश में जब कोविड नामक महामारी आ गई तो बिना घोषणा के ही आपात वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई और हम इतने असुरक्षित, अनिश्चित और भयावह हो गए कि कल का पता नहीं है क्या हो जाएगा। वैसे ही जब आपका जो है राजनीतिक, जो आपका जो शासन व्यवस्था होती है, वो जब शक्तियों का अपने पास सारा
केंद्रीकरण कर लेती है बिल्कुल। और फिर उन शक्तियों का फिर अपने प्रशासनिक अंगों के द्वारा, उसको आपको पता स्टेट के अपरेटस होती है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, दूसरे और उनके कई अंग है जिसके थ्रू ऑपरेट करती है मशीनरी जो है सिस्टम में। तो वो जब उस तरह से व्यवहार करने लग जाते हैं जिसको हम अमानवीय कहते हैं, बिल्कुल। और लोगों में एक डर का वातावरण पैदा हो जाता है, वो चाहे कार्यालय जा रहा है, वो चाहे अपने कारोबार जा रहा है, वो कहीं स्कूल जा रहे हैं, चाहे कहीं अस्पताल जा रहे हैं, भय का माहौल जब बन जाता है तो आम जन जो है, सामान्य जीवन जो है वो सुरक्षित वातावरण में जीना पसंद करता है। भय के वातावरण में जो है असुरक्षा आती है और उस असुरक्षा से आप सामान्य, जिसको आप कह सकते हैं सोच, वो आदमी की जो है इधर उधर स्थिर हो जाती है। जी सर, ये 50 वर्ष जो है वो आपातकाल को पूरे हुए हैं, तो इस 50 साल के इस दौर में क्या सबक हमें जो है इस चीज़ से मिलता है, क्या सीख पाए हैं, इस स्थिति जो उस समय पैदा हुई थी क्या सीख पाए हैं हम इससे? देखिए, हमें सीखने को बहुत कुछ है। इससे पहले कि मैं इन पॉइंट्स पे आपके आऊँ, मैं आपको ये दो बातें और इसमें जोड़ना चाहूँगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि 1975 में 25 जून को प्रथम मर्तबा ही जो है आपातकाल देश में नहीं लगा था। बिल्कुल। उससे पहले भी 2 बार आपातकाल लगा था जिसकी चर्चा नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसका आम जन पे उतना दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला। जैसे मैं आपको कहूँ, 1962 की जब चाइना के साथ हमारा जो युद्ध हुआ था तो उस वक्त भी देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी, क्योंकि हम देखते हैं संविधान में जो है हमारे ये प्रावधान है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 360 इसका खास तौर पर जो है इसका विस्तृत विवरण देते हैं। लेकिन 1952 से लेकर 60 जो है वो सारे ही ये आर्टिकल जो है इसी परिस्थितियों के बारे में जो है जिक्र करते हैं, डिटेल में जो है विमर्श करते हैं कि हमारी परिस्थिति। तो 52 में जब बात आती है तो 1975 का जो आपातकाल लगा था वो 352 आर्टिकल के अंतर्गत लगा था कि भी देश के अंदर जो है अस्थिरता वाला माहौल पैदा हो गया। तो जब अस्थिरता पैदा हो गई तो आपकी जो है व्यवस्था को खतरा हो गया। उसको इस तरह से भी कहा जाता है कि भैया आपकी प्रभुसत्ता खतरे में है, राष्ट्र की एकता खतरे में है, राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में, अस्थिरता। आई मीन देयर आर सो मेनी वर्ड्स यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग दिस, पर्टिकुलरली दिस जो मैंने कही दी है। तो एक और तरह की जो है इमरजेंसी की जो मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँ वो है आर्टिकल 356 में। 356 में जो है 356 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होना, आपकी संवैधानिक जो व्यवस्था जो है मशीनरी जब लड़खड़ा जाए, चरमरा जाए, तब 356 का उपयोग होता है। और 356 के उपयोग के बारे में आपको कहूँगा कि पहले जो है केंद्र और राज्य के, जिस तरह हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, तो जब से 1967 के बाद केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बननी शुरू हुई तो अधिकतर समय में जो है गैर कांग्रेसी राज्यों में या गैर केंद्र शासित जो पार्टी है उन राज्यों में जो है एक के बाद एक सरकारें गिराने का एक सिलसिला दौर शुरू हुआ। और वो जाके थमता है 1994 में जब SR बोमई केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब उसका अपना वर्डिक्ट आता है तो वो ये कहता है कि भाई आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, राज्यपाल के आदेश या केंद्र से आदेश पारित करके जो है सिर्फ किसी भी चुनी हुई सरकार को भंग नहीं किया जा सकता है। ये निर्णय सदन के अंदर ही किया जाएगा कि वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया है, क्या बहुमत किसी दल ने खो लिया है या नहीं। तो उस बार उसके पश्चात जो है ये थोड़ा उसमें 356 के दुरुपयोग पे एक थोड़ी सी लगाम लगी है हल्का सा, लेकिन पूर्णतः अभी भी नहीं लगी। कई बार अभी भी देखने को मिलता है। 2019 में मिला है, उससे पहले 11 में मिला, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में मिला, तो उदाहरण है अभी भी। सर मैं बात करूं, जैसे आपने उदाहरण की बातें भी कही, क्या मैं अगर हम बात करें जो मौजूदा सरकारें हैं, क्या उन्हें इस आपातकाल से कुछ सीखने को मिला या नीति जो है उसके बारे में कुछ ज्ञान प्रॉपर जो है कुछ सीख हमें मिलती है इस आपातकाल से कि आम जनता पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, नागरिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के, उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो क्या सीख हम कहें तो इससे मिली? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो ये है कि हम 200 साल की गुलामी से लड़ते लड़ते, और उससे पहले भी एक बहुत बड़ा इरा रहा जिसको हमने कहा कि डार्क एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मुग़लों का शासन रहा, फिर ब्रिटिशर्स का रहा,
उन सारी चुनौतियों और सुविधाओं से दूर पारा पाके हम बड़ी कुर्बानियों के साथ, अगर ये कहे लोग कि भाई आज़ादी तो हमें ऐसे ही थाली में परोस के दी गई, ऐसे कोई भी सत्ता, कोई भी शासन वर्ग किसी को अपनी शक्ति सत्ता या उसको हस्तांतरित नहीं करते हैं। तब कहते हैं ना कि भाई जो सॉवरन होता है ना वो इंडिविजुअल है, उसको विभाजित नहीं किया। मजबूरियाँ और परिस्थितियाँ ही जो है ऐसी हालात पैदा करते हैं कि हमें आज़ादी 1947 में मिली 15 अगस्त को। अब उस आज़ादी के बाद हमें ये भी हमारे लिए खैर एक बड़े गौरव की बात है कि हमारे देश में जिस तरह संविधान निर्माण हुआ और डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह से संविधान में बखूबी से जिन चीज़ों का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में रखवाया फाइनली, तो हमें जो है ये गौरव होना चाहिए इस बात का कि हम पहले ऐसे मुल्क है दुनिया के जहाँ आज़ादी मिलते ही प्रथम जो हमारा 1951 के अंत में और 52 के शुरू में पहला जब चुनाव होता है, हर वो वयस्क महिला और पुरुष बिना किसी जाति, धर्म, लिंग भेद के एक आदमी एक वोट, ये डॉक्टर अम्बेडकर का जो है बहुत बड़ा एक वो माना जाता है। तो चाहे वो एक भारत के राष्ट्रपति है, वो चाहे कोई भी अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसको वोट का अधिकार मिला। तो उसको एक किस्म से राजनीतिक शक्तिकरण का एक सिंबलिज्म हम उसको मानते हैं। तो आदमी उन चीज़ को एंजॉय करेगा ना कि मेरी स्वतंत्रता, मेरे अधिकार, मुझे नागरिकता का बोध। अब हम पैदा होते ही नागरिकता का एक अपना बहुत सारे हक हकूकों की बात करते हैं। तो 1947 से पहले तो हम नागरिक थे नहीं, हम तो वी वर सब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो वो जो सारा एक जर्नी चली है और 25 साल के बाद 1975 में उसके ऊपर एक अचानक बड़ा वो आ गया, चुनौती आ गई, तो वो आम जन के लिए एक बड़ा धक्का था, एक बड़ी चुनौती थी, एक बड़ा कड़वा उसका जो आप कह सकते थे अनुभव था। और उससे सीखना वर्तमान पीढ़ी को भी और भविष्य के लिए भी हमें इस बात को एक अपने लिए सबक लेके चलना चाहिए कि जिस समाज की, जिस राष्ट्र की और जिस राज्य की जनता जागरूक है, वहाँ का शासन, वहाँ का प्रशासन और वहाँ का लोकतंत्र सुरक्षित है। जब जनता सो जाएगी, जब जनता प्रश्न पूछने छोड़ देगी, जब जनता अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जो है चर्चा नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल से फिर लोकतंत्र भी जो है वो गुर्बत की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी और हमने बहुत गहराई से समझा कि आपातकाल की स्थिति के समय क्या क्या घटित हुआ, आम जनता किस तरह से प्रभावित हुई और क्यों जो है वो आपातकाल लगाना पड़ा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लोकतंत्र में सिर्फ वोट देना ही हमारा अधिकार नहीं है, हमें वोट देने के साथ साथ जागरूक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 50 वर्षों में जो आपातकाल की स्थिति से जो हमने सीखा कि उस समय क्या घटित हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, हमें एक जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने पूरा गहराई से जाना कि आपातकाल में हमारे देश पे किस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हुई। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।